हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज पुनः जो है कि एक बार फिर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। आज जो है कि हम लोग अगले क्लास की ओर देखेंगे कि अगले क्लास में जो है कि क्या है। तो अगले क्लास में जो है कि हम लोग पुनः सेल के बारे में देखेंगे और सेल से भी जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सेल जो है कि जैसे जीवन, तो किसी भी जीव जंतु में सेल पाया जाता है और जीवन की उत्पत्ति जो होता है या हुआ है तो कहाँ से हुआ है। तो सर्वप्रथम जो है कि जीवन की उत्पत्ति जो है कि महासागर में हुआ है और इसके बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओपायरिन। और ये ओपायरिन नामक वैज्ञानिक जो थे ये रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है कि इसके बारे में वर्णन किए और वर्णन करने के बाद जो है कि किताब लिखे। उस किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो किताब हुआ उसका पब्लिकेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताए थे। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, तो साइंटिस्ट जिनका नाम था ओपायरिन। ओपायरिन नामक वैज्ञानिक ने जो है कि सर्वप्रथम जो है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में बतलाए थे। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो महासागर में। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व महासागर में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो महासागर में हुआ था। और जो है कि इसके बारे में जो है कि जिस बुक में चर्चा किया गया है, लिखा गया है, उस बुक का नाम क्या है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक का लेखक कौन है, तो ओपायरिन। कोई दिक्कत। तो जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक का लेखक ओपायरिन थे। इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक का लेखक कौन है, तो ओपायरिन। और जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो महासागर में हुआ था। यहाँ से जो है कि 2 पॉइंट जो है कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है कि ओपायरिन कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे, तो ओपायरिन जो है कि ये रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक उद्विकास यानी केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप हुआ था। तो केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल में हम लोग जानते हैं कि केमिकल जो सबस्टांसेस होता है मेनली जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसको हम लोग कहते हैं जिसमें कार्बन होता है उसको कार्बनिक कहते हैं और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको अकार्बनिक कहते हैं। तो जीव जंतु की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों पदार्थों के मिलने से हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक उद्विकास केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप जो हुआ था। जैसे जो है कि जीव जंतु के शरीर में एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये सब क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल सबस्टांस होता है और केमिकल सबस्टांस होने के कारण जो है कि इसे केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप जो है कि रखा गया है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और अगला जो है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो यदि पृथ्वी पर कहा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज यहां नहीं करेंगे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका ओवम या oocytes या जो है कि एग सेल्स या इसका दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेट्स, फीमेल
गैमेट्स, इसको फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओवम या oocytes और एग सेल्स या जो है कि इसको हम लोग फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो फीमेल गैमेट्स। यदि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसके बाद जो है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, तो इसको जो है कि मेल गैमेट्स, यहां मेल गैमेट्स बोलते हैं, या जो है कि इसका दूसरा नाम हिंदी में जो है कि हम लोग शुक्राणु के नाम से जो जानते हैं। तो मेल गैमेट्स याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका मेल गैमेट्स, सबसे बड़ी कोशिका फीमेल गैमेट्स, और पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका PPLO। यहां पर जो है कि कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो है कि सेल को लैटिन भाषा में लिटिल रूम कहा जाता है। इसके पहले भी चर्चा किए थे कि सेल को लैटिन भाषा में लिटिल रूम कहा जाता है, और जो है कि इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है जिसका नाम है सेलुला, और सेलुला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। तो सेल शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा से हुआ है, और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है, तो सेलुला से होता है, और सेलुला का अर्थ क्या होता है, तो लिटिल रूम होता है, लिटिल रूम। इसके बाद जो है कि सेल होता है दो प्रकार का, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दो तरह का सेल होता है। तो एनिमल सेल जो होता है ये जंतु में पाया जाता है, और प्लांट सेल जो है कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो एनिमल सेल से जो है कि जीव जंतु के शरीर का निर्माण होता है, और प्लांट सेल से जो है कि पेड़ पौधा का निर्माण होता है। और इन दोनों सेल्स में जो है कि स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो क्या क्या डिफरेंस होता है हम लोग जो है कि आगे देखेंगे। ये प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से बड़ा होता है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में कौन सा सेल बड़ा होता है, तो प्लांट सेल जो है कि एनिमल सेल की अपेक्षा बड़ा होता है। यहाँ पौधा कोशिका जंतु कोशिका से बड़ा होता है। यहाँ पर पॉइंट भी आ गया है कि पौधा कोशिका जो है कि जंतु कोशिका से बड़ा होता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है कि ये फिगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये किस चीज का फिगर है, तो ये जो है कि एनिमल सेल का ये फिगर होता है। तो इसके अंदर जितने भी ये स्मॉलेस्ट जो शेप पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हिंदी में कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग कहते हैं कोशिकांग कहते हैं ये। तो इसके अंदर जितने भी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग कहते हैं। और इसमें से जितने भी कोशिकांग हैं, ये सारा कोशिकांग जो है कि यूकैरियोटिक, यानी सभी कोशिकांग जो है कि यूकैरियोटिक सेल में, इसके पहले भी बताए थे, तो सभी कोशिकांग यूकैरियोटिक, सभी कोशिकांग जो है कि यूकैरियोटिक सेल में जो है कि पाया जाता है। सभी कोशिकांग जो है कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसमें जो है कोशिकांग, तो सभी कोशिकांग यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जितने भी कोशिकांग हैं सभी कोशिकांग जो है कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ जो है कि 70S राइबोसोम होता है, और किसी भी तरह का जो है कि कोशिकांग यूकैरियोटिक में नहीं होता है, सिर्फ 70S राइबोसोम होता है। तो इसमें जो हो गया ऑर्गेनेल्स, इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और सभी कोशिकांग का फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक कहते हैं, गोल्गी बॉडी, ये सारा नाम दिया गया है। सभी का जो है कि फंक्शन अलग अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण जो है कि ये सेल्स में इसका नाम जो है कि अलग हो जाता है। तो हम लोग प्रत्येक कोशिकांग के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है कि पहला इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहला स्ट्रक्चर जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग सेल के फिगर में देखे थे कि सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसका जो शेप जो होता है लगभग 1.5 माइक्रोमीटर जो होता है ये लंबा होता है, और इसका व्यास जो है, व्यास लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर ये जो है कि इसका व्यास होता है। तो ये हो गया, इसका लंबाई कितना हो गया? 1.5 माइक्रोमीटर। और इसके पहले बताए भी थे कि 1 माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ध्यान में रखेंगे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर होता है ये। तो इसका लंबाई क्या हो गया? 1.5 माइक्रोमीटर, और इसका व्यास कितना होता है? तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद जो है कि हम लोग देख रहे हैं ये इसके अंदर में जो है कि फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा कहीं लिखा भी होगा, क्रिस्टा, ये क्रिस्टा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को जो है कि हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। और ये जो होता है डबल लेयर का बना होता है, डबल लेयर यानी दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो बाहर वाले को बाहरी झिल्ली कहते हैं और अंदर वाले को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और दोनों झिल्ली के जो बीच का जो स्पेस होता है वह स्पेस लगभग 60 एंगस्ट्रॉम टू 70 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये दोहरी झिल्ली का जिसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है लगभग 60 एंगस्ट्रॉम टू 70 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि यह दोहरी झिल्ली का बना होता है जिसको डबल लेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर वाले को बाहरी झिल्ली कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को आंतरिक मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसके बाद क्या होता है? क्रिस्टा होता है। क्रिस्टा के ऊपर जो है एक इस तरह से जो है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं क्वांटासोम। जिसे क्या कहते हैं? तो क्वांटासोम, क्वांटासोम कहा जाता है, क्वांटासोम कहा जाता है। और ये अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स। कहीं लिखा होगा मैट्रिक्स, हिंदी में भी मैट्रिक्स कहते हैं और इंग्लिश में भी जो है कि मैट्रिक्स कहते हैं।
इस मैट्रिक्स में जो है कि कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया, जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें डिटेल्स बताएंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो लिक्विड हुआ, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में जो है कि कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया होती है, और कोशिकीय श्वसन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कि एनर्जी के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। तो ये हो गया सिंपली इसका जो हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो यह जंतु कोशिका तथा पौधा कोशिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पौधा कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन जो है कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह स्तनधारी के लाल रक्त कण में भी नहीं पाया जाता है। तो यह जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह स्तनधारी के लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पौधा कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह स्तनधारी के लाल रक्त कण में भी नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो सर्वप्रथम जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कोलिकर का ही नाम होगा कोलिकर। तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किए थे कोलिकर ने, तो निम्न वर्गीय जीव जंतु जिसे इंसेक्ट कहा जाता है, तो इंसेक्ट्स के सेल में जो है कि कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे। इसके बाद जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक, जिनका नाम था अल्टमैन, तो अल्टमैन ने जो है कि उच्च वर्गीय जीव जंतु में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम जो है कि कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखे थे। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को किस में देखे थे, तो इंसेक्ट की कोशिका में या निम्न वर्गीय कोशिका में देखे थे। इसके बाद जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को उच्च वर्गीय जंतु में किसने देखे थे, तो उच्च वर्गीय जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने देखे थे। और अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिए थे बायोप्लास्ट, कहीं पे नीचे आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कि अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिए थे, तो बायोप्लास्ट दिए थे। और बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया, नोमेनक्लेचर किए, और नोमेनक्लेचर के आधार पर जो है कि इसका नाम जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। तो यह क्वेश्चन पुनः ध्यान देंगे हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने निम्न वर्गीय जंतु इंसेक्ट की कोशिका में देखे थे। इसके बाद जो है कि अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने उच्च वर्गीय जीव जंतु में देखे, और इसका नाम इन्होंने जो है कि बायोप्लास्ट रखे थे। और माइटोकॉन्ड्रिया का नोमेनक्लेचर नेमिंग जो है कि बेंडा नामक वैज्ञानिक वर्गीय जंतु में देखा, और इसका नाम बायोप्लास्ट रखा था। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने जो है कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखे। कोई दिक्कत? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसका नाम क्या रखे थे, तो बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखे थे, तो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आरएनए, डीएनए, राइबोसोम तथा सोलेबल एंजाइम पाया जाता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, और क्या होता है, तो ये
डीएनए, राइबोसोम और सोलेबल एंजाइम होता है। ये 4 तरह का जो है कि मिश्रण होता है और ये जो है कि मैट्रिक्स में पाया जाता है। और ये सभी का काम, आरएनए का काम अलग है, डीएनए का काम अलग है, राइबोसोम का काम अलग है, एंजाइम का काम अलग है, और ये सारा जो फंक्शन जो है कि हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। तो डीएनए जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और उस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पहला ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो कहाँ? तो पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा होता है जिसको प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जिसको हिंदी में लौवक कहते हैं। और तीसरा जो होता है केंद्रक, केंद्रक। तो ये 3 जगह जो है कि डीएनए पाया जाता है। इसके बाद जो है कि डीएनए कहीं नहीं पाया जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो अगर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया दिया जाए, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिड्स दिया जाए, तीसरा ऑप्शन केंद्रक दिया जाए, तो चौथा ऑप्शन सभी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई इसके पहले जस्ट बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का लंबाई 1.5 माइक्रोन या 1.5 माइक्रोमीटर तथा व्यास जो है कि 1.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होता है। ये सभी कोशिका में इसकी संख्या समान नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जितने भी हम लोग कोशिका में देखते हैं, सभी कोशिका में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान नहीं होता है। जैसे एक पौधा होता है जिसको हम लोग कहते हैं चास, चास कहते हैं, यहां देखेंगे तो ये पौधा चास चास है। इस पौधा की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 50,000 होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सभी कोशिका में समान नहीं होता है। इसकी संख्या अलग अलग कोशिका में अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए हैं चास चास पौधा की कोशिका, तो इस पौधा की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 50,000 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है। फॉस्फोलिपिड, तो ये लिपिड, फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फो माने फॉस्फोरस, फॉस्फो और फास्फोरस, और लिपिड माने होता है वसा। तो ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। मैट्रिक्स में प्रोटीन जो पाया जाता है लगभग 65 से 70%। ये पूछा हुआ पॉइंट नहीं है। और जो है कि हम लोग जो है कि उस श्रेणी का एग्जाम देंगे, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, तो उस एग्जाम में जो है कि ये क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बन जाता है। तो मैट्रिक्स में प्रोटीन कितना होता है? 65 से 70% होता है। फॉस्फोलिपिड कितना होता है? तो 25%। आरएनए जो है कि 0.5%। और शेष भाग जो होता है डीएनए और राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट जो है कि ये सब पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन, और ये 65 से 70% होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऑर्गेनिक पदार्थ यानी जो कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ होगा वह प्रोटीन होगा। और प्रोटीन लगभग 65 से 70% जो है कि पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जैसे खाद्य पदार्थ में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और वह एनर्जी किस रूप में आता है, तो एटीपी, जिसको हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है कि कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया होती है, जिसको जो है कि जिसके फलस्वरूप एनर्जी के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे जो है कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है कि श्वसन, कोशिकीय श्वसन, जिसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहा जाता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप जो है कि एनर्जी के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? आगे, तो आगे जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीश्वसन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग ऑक्सी और आना ऑक्सी श्वसन। तो श्वसन यानी रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में हो गया जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा आना ऑक्सी श्वसन, आना ऑक्सी श्वसन। तो ये दो हो गया। तो ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो हम लोग अगले क्लास जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें जो है कि इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है ये। तो यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है, और इसी श्वसन स्थल के फलस्वरूप जो है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और एनर्जी किस रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस रूप में पाया जाता है, तो वह एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग रिस्पायरेशन क्लास में जो है किसके बारे में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कितना हो गया, कॉन्ड्रियोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और बायोप्लास्ट हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को तीन नाम से जाना जाता है, बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियोसोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप ये पता लगाया जाता है कि यह स्पीशीज जो है
इसका इस स्पीशीज का स्थान कहाँ था, यानी इसका नेटिव कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन होता है तथा इससे इसकी प्रजाति के स्थान, यानी ये किस स्थान से आया है, तो स्थान के बारे में जो है कि जानकारी मिलता है। ये किसके द्वारा मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये चैनल जो है कि आपको अच्छा लगा होगा, और फिर जो है कि पुनः हम लोग इसी समय जो है कि अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।